रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी को भी लाइए उसमें। हाँ बोलिए मत भदौरिया साहब, जल्दी क्विक रिस्पॉन्स। देखिए आपने अब आप समझ गए होगे नक्शे पे पूछ लीजिएगा राम मंदिर का नक्शा कैसा है, उनसे पूछिए कुछ भी जवाब उनके मुझे पास तो ऐसा लग रहा है इनके दिमाग का नक्शा ठीक नहीं है। गौरव जी ऐसा मत बोलिए। अरे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं। प्लीज बोलिए। मैं कह लूं, देखिए आपने देखा होगा, अरे बोलने क्यों दे, बीच में तो खूब बोलते हो तुम। अच्छा रिलैक्स, तुम्हारा टीका तुमको लगाया है, साइकिल पंचर हो गई। तुष्टीकरण तो इनके दिमाग में नहीं, बैठा हुआ है। ये बताओ ना, नक्शा ठीक नहीं है राम मंदिर का, इतनी हिम्मत है तुम्हारी, बोलो मस्जिद का नक्शा ठीक नहीं है। राम गोपाल यादव से आके कहना हमारे लिए क्या किया, तो तुष्टीकरण ये वोट बताओ, क्या बोला जरा बता दीजिए आप। जबरदस्ती झूठ भारतीय जनता पार्टी का काम है। जिहाद क्या होता है ये देश की जनता पूछ रही है, बताओ। अभी तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। वोट जिहाद क्या है ये बताओ। जनता पूछ रही है कि बताओ आपने यहाँ पे दूध 35 रुपए से 70 रुपए लीटर क्यों हो गया। जनता पूछ रही है कि 100 रुपए कैसे हो गया। जनता पूछ रही है कि बताइए कि आप एमएसपी की गारंटी आपने किसानों क्यों नहीं दी। जनता पूछ रही है किसानों की जो मौतें हो गई थी उनका मंगलसूत्र उनका सिंदूर कैसे उजड़ गया। जनता पूछ रही है कि एक एक करके प्लीज पर तोला मिलता था 28,000 पर तोला, आज 83,000 पर तोला कैसे हो गया। जनता पूछ रही है क्यों कर रहा है। जनता पूछ रही है कि यहाँ पे युवा परेशान क्यों है, छात्रों का पर्चा लीक क्यों हो रहा है। जनता पूछ रही है कि जनता हमें रोजगार कब मिलेगा। आपने 2 करोड़ रोजगार का प्रत्येक ओके गौरव जी आपने पूछा, आप जवाब ले रहे हैं, नहीं तो वो 30 सेकंड सबके लेते रहेंगे। तो कोई बात नहीं कर रहा, जनता जो पूछ रही है। ये तो अनुराग दादा प्लीज, ओके प्लीज, थैंक यू। आम आदमी पार्टी का इस पे क्या व्यू? घुसपैठिया, अरे भैया आम आदमी घुसपैठिया कौन घुसपैठिया हिंदुस्तान के अंदर में? जो हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं करता वो घुसपैठिया होता है। जो हिंदुस्तान के आवाम की बात नहीं करता वो घुसपैठिया होता है। जो हिंदुस्तान का दर्द नहीं समझता वो घुसपैठिया होता है। जो हिंदुस्तान की महिलाओं का दर्द नहीं समझता, तकलीफ नहीं समझता, वो घुसपैठिया होता है। ओके नाउ थैंक यू। आम आदमी पार्टी एवरीवन प्लीज, थैंक यू। अरे भैया सबको मौका देना। भदौरिया साहब, गौरव जी प्लीज, भदौरिया जी प्लीज। ये जी बोल के ही तो पता नहीं मेरे को किसी दिन पार्ले जी खाना पड़ेगा। हाँ सर बोलिए। अरे मैं तो अरे रिलैक्स ऐसा मनोज जी आप हजरे में बता रहा हूँ इतना जी मैं बोलिए। देखिए अभी बीजेपी प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं, और बहुत हैरानी होती है ये देखकर कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो 10 साल से सत्ता में है, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट। जनता ने जिताया तभी तो है ना। बिल्कुल जनता ने 2014 में जिताया। इन्होंने एक विजन दिया था देश को। उसके बाद 2019 में इन्होंने कहा कि 70 साल के गड्ढे हैं, हमें भरने में समय लगेगा, एक मौका और दे दीजिए। 2019 में जनता फिर इनकी बातों में आ गई, जिता दिया। 2019 में कहते थे 2022 में हम ये कर देंगे, हम रेवोल्यूशन ले आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम हर सर पे छत दे देंगे, हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है हर 2022 में इन्होंने 2022 की बात करना छोड़ दिया। 2023 में, 2024 में, अब 2047 की बात करने लग गए। कोई विजन नहीं है इनके पास, केवल और केवल डेविएट करते हैं ये हर मुद्दे से। हर एक मुद्दे से देश को डेविएट करने का काम कर रहे हैं आज इनके प्रवक्ता। आज इन्होंने शुरुआत करी 1 नेशन 1 इलेक्शन से। जब इनको देखा कि जनता नहीं पकड़ रही है इस मुद्दे को, अगले मुद्दे पे चले गए। स्पेशल सेशन तो अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। महिला आरक्षण के नाम पे धोखा दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया। हर मुद्दे पर ये कोशिश करते हैं कि हम मास्टर स्ट्रोक कहलाएंगे, लेकिन वो फिसड्डी स्ट्रोक निकल रहा है इनका। जनता हर मुद्दे पे विरोध कर रही है इनका। तो फिर इस हिसाब से तो आपके हिसाब से नहीं तो फिर नो सो लेट मी जस्ट गेट आम आदमी पार्टी ऑन रिकॉर्ड। तो इसके हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि अभी जो तीनों चरण हुए हैं उसमें विपक्ष बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? मैं 4 तारीख को चलाऊंगा ये वाला। मैं सारे पार्टीज को बोल रहा हूँ, बिल्कुल चाहे वो बीजेपी हो, अनुराग जी हो, पंकज जी हो, आप हो, मनोज जी हो, कोई भी हो, मैं 4 तारीख को चलाऊंगा। आप बिल्कुल चलाइए। देश की जनता आज जो है सत्ता से सवाल पूछ रही है। देश की जनता सत्ता से सवाल पूछ रही है और सत्ता के पास जवाब नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए। अभय जी ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए कि हमारे देश बिल्कुल है। अभय कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। हमारे देश के डेवलपमेंट पे जवाब देने को है इनके पास, ना 10 साल में क्या किया ये जवाब देने को है, केवल और केवल घुमा रहे। ओके निवान, थैंक यू वेरी मच। अभय जी आपका क्या व्यू पॉइंट? देखिए अभी जो रिपोर्ट आया है उस पर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी सरकार ने अभी यह रिपोर्ट जारी क्यों की, तो उनका अधिकार है और वो बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन हमको सब कुछ बैलेंस से देखना पड़ेगा। और मेरा पहला तो सवाल यह है कि अगर हम सभी पार्टी के कामकाज को देखें, कांग्रेस पार्टी से
मैं कांग्रेस पार्टी से शुरू करता हूं। हाँ। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बरपेटा असम की एक लोकसभा सीट है। हाँ। और उस सीट से 1967 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने 2019 तक केवल और केवल मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। वहां 1967 और 71 में फखरुद्दीन अली अहमद जी वहां, हाँ सर, फखरुद्दीन अली अहमद जी, हाँ, लेकिन हमारे राष्ट्रपति बने वहां पर डिलिमिटेशन हुआ और सीट के जी सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल उस सीट का डिलिमिटेशन हुआ है और वहां पर मुस्लिम वोटों का थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदल गया है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी अब्दुल खालिक का टिकट काट करके दीप बायर को दिया है। और अब्दुल खालिक जी पिछला चुनाव 1,40,000 वोट से जीते थे। और मैं बताऊं कि उन्होंने पार्टी से मतलब ये कर दिया, पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया। हाँ। तो कहने का अर्थ है कि आप यह बरपेटा लोकसभा सीट बताने के लिए काफी है कि मतलब कैसे मतलब माइनॉरिटी पोलराइजेशन किया जाता है, माइनॉरिटी का बेनिफिट उठाया जाता है। मैं आपको 2002 के अगर गुजरात असेंबली पोल की तरफ ले चलूं तो गुजरात में 182 सीट है और 2002 के असेंबली पोल में कांग्रेस पार्टी ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था। अब आप समझ सकते हैं क्यों दिया था। अगर हम उसके बाद की अगर बात करें तो हम लोग के पास कई कैसे उदाहरण है। अगर हम देख लें कि अगर जैसे कि मतलब जहां माइनॉरिटी कम संख्या में, ज्यादा संख्या में, कैसे उसका मिसयूज किया जाता है और कैसे किया जाता है। और मैं एक बात और, अभी गौरव भाटिया जी यहाँ केरल वाले सीट की चर्चा कर रहे थे, गौरव जी को भी राहुल गांधी जब 2019 में केरल से चुनाव लड़ने गया वायनाड से, तो IUML ने कांग्रेस पार्टी से रामनाथपुरम सीट तमिलनाडु की उसने ले लिया था। रामनाथपुरम लोकसभा सीट पर कभी भी IUML के चुनाव लड़ने का इतिहास नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने का वहां पर, तो IUML ने तमिलनाडु में रामनाथपुरम की सीट ले ली थी। और मैं बता रहा हूं क्यों ली थी और क्या कारण हो सकता है कि यहाँ जो 7 असेंबली सीट है वो इसमें राहुल गांधी जी के क्षेत्र में, उसमें 2 सीट पर IUML का अच्छा पकड़ है। और राहुल गांधी को सपोर्ट करने के एवज में उसने वहां का सीट ले लिया। और जहां 2 MP बनते थे IUML के, इस बार 3 MP है और इस बार वो चुनाव लड़ रही है। तो कहने का सभी पार्टियां बैलेंस में है और सभी को जहां मौका मिलता है पॉइंट है। ताला रशीदी एंड मुमताज आलम रिजवी। ताला साहब, जवाब नहीं, अनुराग जी आ रहा हूं, आप बोल चुके हैं, लोग बोले नहीं अभी तक। ताला साहब, ताला जी, आप वरिष्ठ लॉयर भी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है विपक्ष वाला कि ये इलेक्शन को? जी, मैं 35 मिनट तक सबको सुनता रहा। आपको भी शांति से सुनेंगे सर, माफी चाहता हूँ, वेट करना पड़ा आपको। जी, मैं मुद्दे पे ही सीधे आऊंगा। गौरव भाटिया जी ने शुरुआत की 1951 से और आज 2015 तक के डेटा की बात हुई। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल की बात हो रही है, जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल को रिपोर्ट करना चाहिए था इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक इशूज पे, देश की बेरोजगारी पे, महंगाई पे, हमारा डॉलर क्यों इतना गिरता जा रहा है। तो उसकी रिपोर्ट की कोई बात नहीं हुई। वो बात किस पे कर रहे हैं? पॉपुलेशन पे और बढ़ती पॉपुलेशन पे। तो ये अपने आप बता रहा है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल इकोनॉमी छोड़ के वो पॉपुलेशन पे बात कर रहा है। किसका? डॉक्टर बात कर रहा है, इंजीनियर बात कर रहा है, डॉक्टरी की। तो ये क्या हो रहा है देश में, खुद ही दिखा रहा है। दूसरी बात, अब मुद्दे पे बात करते हैं। जो हेल्थ पॉपुलेशन के रेशियो जो बात करते हैं, जो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात होती है, रिप्लेसमेंट रेट की बात होती है, ये डेटा होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, NFHS कहते हैं। जो अभी मई 2022 में जो 5वीं रिपोर्ट आई है NFHS की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, वो स्पष्ट तौर पे कहती है कि पिछले 2 दशकों में मुसलमानों की आबादी इस देश में सबसे ज्यादा गिरी है। जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का, उसमें गौरव जी आ रहा हूं। गौरव जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। 35 मिनट तक सुनता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन मुसलमानों की उसमें आया है। जो देश का एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो आज की तारीख में 2022 की रिपोर्ट में वो 2.0 का है। जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है वो होना चाहिए 2.1। तो जो एवरेज, जो देश का टारगेट था कि हमें ये TFR रेट पाना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.1 का था। हम उससे नीचे चले गए 2.0 पे। मुसलमानों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 का आज की तारीख में। हिंदू औरतों में वो 1.94 का है। तो मुसलमानों का शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही। 1951 में टोटल देश का जो TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 6.0 था। आज 2015 बताइए गौरव जी, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 पहुंच गया। जब बहुसंख्या जो है, जब TFR गिरेगा तो एवरेज बहुसंख्या में आबादी ज्यादा कम होगी। तो ये कौन सा डेटा? ये सिर्फ तुष्टीकरण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। देश का बादशाह बौखलाया हुआ है। ओके ताला साहब, आपने बोला, जब तक आप फैक्ट्स बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। नो प्लीज, तुष्टीकरण का रेटोरिक से कुछ नहीं होगा सर। थैंक यू। काउंटर जवाब